तो आइए बेटा आज शुरू शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बहुत बहुत स्वागत आप सबका दक्षिणा की ई क्लासरूम में। आज के लेक्चर में वैसे तो बेटा हमें पढ़ना है हेमिचॉर्डिटा बट मैं आपको आज के लेक्चर में बेसिकली एक डायग्राम से आपको पूरा का पूरा इस फ्लो चार्ट से रिवाइज करवाने वाला हूँ जो अभी तक हमने पूरे के पूरे एनिमल किंगडम में पढ़ लिया। बेटा एनिमल किंगडम में जब स्टडी किया तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे इफेक्टिवली दिखाई दे ही रही हैं कि एनिमल्स को आपने स्टडी किया और एनिमल्स को स्टडी करते हुए यहाँ पे कैटेगरी यूज करते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं मेटाजोआ। जिंदगी में बेहतर जोआ वर्ड, कौन सा वर्ड? जोआ। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, जोआ दिखाई दे रहा है आपको? अरे इसको साफ से बढ़िया से लाइट कलर से हाईलाइट कर। जोआ, आपको ये वर्ड मिलता है, आपको जू मिलता है। ये वर्ड्स बेसिकली जोआ, जू या कुछ भी वर्ड्स बेटा आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे। ये वर्ड्स सिग्निफाई कर रहे हैं एनिमल्स को, ठीक है, एनिमल्स को। जैसे जूलॉजी, पैराजोआ है ना, मेटाजोआ, जू आइडियोगैमी, ये इस तरीके से जितने भी वर्ड्स हैं एनिमल्स को रेफर करते हैं। और एक और चीज़, अक्सर जो चीज़ बेटा एनिमल्स को रेफर करती है वो मोटाइल फॉर्म के अंदर होती है। वो कैसे होती है? मोटाइल फॉर्म। जैसे अगर मैं आपसे यहाँ से बोलूँ जू स्पोर, जू स्पोर का मतलब ये नहीं कि जो स्पोर एनिमल बना रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा नेसेसरी नहीं है। जू का मतलब ये एनिमल से डिराइव्ड है। और क्योंकि एनिमल की बेसिक नेचर कैसी होती है? मोटिलिटी शो करने की होती है, क्योंकि जानवर एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं मूव। तो यहाँ पे जू किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है? ये जू वर्ड है, ये किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है? मोटिलिटी को। तो अगर मैं तुमसे कहता हूँ एक वर्ड जू स्पोर, तो जू स्पोर वर्ड हमें समझाता है कि ये वाला जो आप यहाँ पे स्पोर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाला, ये एक ऐसा स्पोर है जो मोटिलिटी शो करेगा। क्या शो करेगा? मोटिलिटी। इतना हो गया बेटा क्लियर? बहुत बढ़िया। देखिए वापस आते हैं। एनिमल्स में आपको सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ मिलती है। एनिमल किंगडम में सबसे पहले हमने पैराजोआ पढ़ा, जो एक सिंपल फॉर्म जहाँ पे सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। मोस्टली ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एसिमेट्रिक है, आपको मालूम है। आपने एक यहाँ के अंदर एक रेडियल सिमेट्री भी पढ़ी थी, मैं आंसर नहीं देने वाला हूँ, ये चीज़ें आपको खुद ब खुद बतानी है। एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म में क्लियर सी बात। फिर पढ़ते हैं यूमेटाजोआ, असली एनिमल्स जो हम रियलिटी में जहाँ से एनिमल्स की एक्चुअल ग्रोथ देखते हैं। बेटा सोचो ना कि पॉरीफेरा प्लांट्स की तरह ज़मीन पे लगे हुए हैं। और इनफैक्ट सच बताऊं तो बहुत वक्त तक जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको ये लगता था कि पॉरीफेरेंस एनिमल्स नहीं प्लांट्स होते। लेकिन स्टडीज़ हुई, समझ आई और तब हमने इनको डिफाइन किया विद इन द केस ऑफ द एनिमल्स। तो एनिमल्स जो असली हैं, जिनमें मोटिलिटी मूव कर सकती हैं, असली का मतलब असली तो पैराजोआ, ये पॉरीफेरा भी असली एनिमल है, लेकिन एनिमल्स को जिनको असली सेंस में एज अ मूवमेंट करने वाले ऑर्गेनिज्म समझा जाता था, वो सारे के सारे कहाँ दिखते हैं बेटा? आपको यूमेटाजोआ, ठीक है। यहाँ पे आपको टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। डिवाइड किया रेडिएटा एंड बाइलेट्रिया, और मैं यहाँ पे तुम्हें एक्स्ट्रा नहीं समझाने वाला हूँ, ये बहुत ही आसान है। आप खुद बताओ रेडिएटा क्या होगा? इसके अंदर रेडियल सिमेट्री होगी। बेटा रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये अपने को सिलेंटेरेटा टीनोफोरा में मिला ना। दोनों के दोनों रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, दोनों के दोनों डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और दोनों के दोनों टिश्यू लेवल शो करते हैं। क्लियर हुआ? ये था बेसिक। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ टेल मी आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक है और इनमें से कौन सा डिप्लोब्लास्टिक है और इनमें से कौन सा एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म है? बेटा अगर मैं इस किस्म से आपसे पूछता हूँ ना कि क्वेश्चन कैसे बनाए जाएंगे, पूरे एनिमल किंगडम के क्वेश्चन ना बेटा इस चार्ट से बनाए जा सकते हैं। अगर ये चार्ट आपको खुद ब खुद बनाना और समझ आ गया और आपने चार्ट याद कर लिया, एनिमल किंगडम के क्वेश्चन तुम लोग बाय हाथ से बना दोगे। आसान काम है। देख रहे हैं बेटा यहाँ पर हम ये जितना भी रेडिएटा है अच्छे से समझ आया। अब अपने को देखना है बाइलेट्रिया, राइट। बाइलेट्रिया देखो यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है और शुरू कहाँ से हुई थी बेटा? प्लेटिहेल्मिन्थेस से ना, क्योंकि यहाँ तक आप टीनोफोरा को फिनिश कर सकते हो, कर चुके हो, तो इधर इस वाले के अंदर टीनोफोरा के बाद प्लेटिहेल्मिन्थेस ही तो मिलेगा। और क्या प्लेटिहेल्मिन्थेस बाइलेटरल होता है? यस, प्लेटिहेल्मिन्थेस बाइलेटरल है। और गेम वहाँ से कैसे हुई? ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। अब बाइलेट्रिया में जो ऑर्गेनिज्म एसिलोमेट है, जैसे बोलो प्लेटिहेल्मिन्थेस एसिलोमेट, तो दैट मीन्स ये एसिलोमेट भी है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है, ये ऑर्गन सिस्टम वाले भी रखते हैं। सूडोसिलोमेट अपने पास निमैटहेल्मिन्थेस, जिसको निमैटोडा या फिर इसको कह सकते हैं एस्केलमिन्थेस, ये दोनों वर्ड जाते हैं बेटा, निमैटहेल्मिन्थेस एंड एस्केलमिन्थेस, इसके लिए वर्ड यूज होता है।
ठीक है। और तीसरा सीलोमेटा, जिसके पास सीलोम होगा। तो सीलोम कैसा था, शाइजोसीलोम था या एंटेरोसीलोम था। तो यहाँ से आपने पढ़ाए थे आर्म, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, और यहाँ पे बचे थे ये जो आखिरी वाले थे, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। यहाँ तक तो बेटा तुम्हें समझ आ रहा है, बढ़िया से क्लियर से अच्छे से समझ आ रहा है। ये पूरा का पूरा पोर्शन था जो अपन ने पढ़ लिया। एक और चीज़ बेटा मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम जब एनिमल किंगडम को स्टडी करते हैं बेटा, तो स्टडी करते वक्त इनको हम कुछ कैटेगरीज में बांटते हैं। एनिमल किंगडम को हम एक और ब्रॉड क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे देखते हैं। क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम की कीजिए आप, यहाँ पे दो बेसिक सेगमेंट्स बना दीजिए। एक तो अपने पास कॉर्डेटा और एक नॉन कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा क्या है, ये शुरू होते हैं पॉरीफेरा से और चलते हैं कहाँ तक चलते हैं, पूरे हेमी कॉर्डेटा तक। ये शुरू हुए कहाँ से, ये नॉन कॉर्डेटा जो है ये पॉरीफेरा से शुरू हुए और चले हेमी कॉर्डेटा तक। और कॉर्डेट्स अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले सेगमेंट में। कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा बेटा हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इफेक्टिवली। और इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इनको समझने के लिए कि हमने इन दोनों को अलग अलग कैटेगरीज में क्यों डाला, तो हमने रियलाइज़ किया कि जो ये कॉर्डेटा होता है ना, इसके पास कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो नॉन कॉर्डेटा में नहीं मिलेंगे। यानी अगर मैं कहूँ कि मैं कुछ उन स्पेशल फीचर्स की बात करूँ, अगर वो स्पेशल फीचर्स किसी जानवर में मिले तो उसको कॉर्डेटा कह दिया, अगर वो नहीं मिले तो वो नॉन कॉर्डेट हुए। समझे मेरी बात। तो बेटा स्पेशल फीचर्स कैसे, कौन कौन से स्पेशल फीचर्स में सबसे पहले है अपने पास नोटोकॉर्ड, दूसरा डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, तीसरा फेरेंजियल गिल स्लिट्स, और चौथा बेटा है पोस्ट एनल टेल। यहाँ पे बेटा मैंने आपके लिए 4 फीचर्स लिखे हैं, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड पोस्ट एनल टेल। इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए समझना, वो है नोटोकॉर्ड। क्या है नोटोकॉर्ड। तो पहले तुम्हें समझाता हूँ कि नोटोकॉर्ड क्या होती है। कॉर्डेटा अभी तक शुरू नहीं किया मैंने, मैं फिर भी तुम्हें ये बातें समझा रहा हूँ क्योंकि हमें काफ़ी काम आएंगे। नोटोकॉर्ड देखो बेटा क्या है। नोटोकॉर्ड एग्जैक्टली है कैसा, एक समझो कैसा है बेटा, ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। कैसा है, कार्टिलेजिनस रॉड है जो बॉडी को क्या करती है, सपोर्ट देती है। क्या करती है, सपोर्ट देती है। मैं जैसे तुम लोगों की, हम ह्यूमंस की बॉडी के अंदर कहूँ तो आपकी बॉडी में नोटोकॉर्ड है। पहली बात क्वेश्चन, क्या हम लोग कॉर्डेट्स हैं? यस। तो क्या हमारी बॉडी में नोटोकॉर्ड मिलती है, हाँ या ना। सोचो आपकी बॉडी में नोटोकॉर्ड, आपने कोई ऑर्गन कोई स्ट्रक्चर पढ़ा है आज तक? नहीं पढ़ा है, तो फिर नोटोकॉर्ड है कहाँ? तो अगर कॉम्प्लेक्सिटीज में ना जाते हुए मैं तुम्हें सिंपल एक बेसिक रियलाइजेशन कर रहा हूँ, उस बात का बड़े ध्यान से सुनना। ये जो नोटोकॉर्ड है ह्यूमंस के अंदर क्या करती है बेटा, ये मॉडिफाई होती है और मॉडिफाई होने के बाद क्या बनाती है, वर्टिब्रल कॉलम। रीढ़ी हड्डी जिसको कहते हैं ना, वो वर्टिब्रल कॉलम। समझे मेरी बात। तो ये नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम बना रही है, और वर्टिब्रल कॉलम बना रही है तो क्या हमारी रीढ़ की हड्डी हमें सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल। तो उसी तरीके से नोटोकॉर्ड जो एक रॉड की तरह है, एक कॉर्ड की तरह है, CHORD। बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, एक कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब क्या है, एक रस्सी, राइट। एक मोटी ऐसी भारी सी रस्सी जो शरीर को सपोर्ट कर रही है। तो नोटोकॉर्ड एग्जैक्टली क्या है, एक कॉर्ड की तरह ही तो है। आधा नाम भी देख लो, नोटोकॉर्ड। समझे मेरी बात। तो शरीर को कर रही है बेटा ये सपोर्ट, ये शरीर को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है। कहानी क्लियर हुआ। अब यहां से तुम्हें वर्ड समझाता हूं, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा और कॉर्डेटा वर्ड समझाने के लिए मुझे यहाँ पे इसके बराबर एक वर्ड लिखना पड़ेगा, स्टोमाएटा। बेटा स्टोमेटा वर्ड कहाँ से, ये कहाँ से है, स्टोमेटा से। आपको पहले मैं बता चुका हूँ, याद करो। स्टोमा और एटा, इन दोनों का मतलब करते हैं। स्टोमा का मतलब क्या होता है, माउथ। हाइपोस्टोम में याद किया था, याद करो। नाइडेरिया में, सीलेंटेरेटा में आपने हाइपोस्टोम पढ़ा था ना। माउथ जिस चीज़ के ऊपर होता है उसको हाइपोस्टोम कहते हैं। तो स्टोम, स्टोमा, ये सब वर्ड्स किसके लिए बताते हैं बेटा, माउथ के लिए। और एटा का मतलब टू हैव। तो अगर किसी
चीज के ऊपर जैसे एक लीफ, उस पे एक माउथ जैसी ओपनिंग होगी, तो ऐसे उस चीज उस स्ट्रक्चर को हम क्या टर्म करेंगे? स्टोमेटा। तो वैसे ही अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर बॉडी में होगा, एटा मतलब टू हैव, तो ऑर्गेनिज्म दैट हैज अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड देयर बॉडी, दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज कॉर्डेटा। कहानी क्लियर हुई? तो जिसके पास ये कॉर्ड टाइप स्ट्रक्चर ना हुआ तो उसको हम क्या टर्म करते हैं? नॉन कॉर्डेटा। और जिसके पास होगा उसको बेटा हम लोग क्या टर्म करते हैं? क्या बोलो? ऐसे ऑर्गेनिज्म को टर्म करते हैं कॉर्डेटा। कहानी क्लियर हुई? तो यहाँ पर आपने जितने भी क्लासिफिकेशन में देखा तो कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा हम बांट सकते थे बेटा। तो पॉरीफेरा से लेकर हेमीकॉर्डेटा ये सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स होते हैं और कॉर्डेट्स होते हैं क्योंकि इनके पास नोटोकॉर्ड प्लस ये 3 एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। हुआ इतना क्लियर? अब बेटा आज की चैप्टर को हम यहाँ से शुरू करते हैं और चैप्टर को शुरू करने से आपके पास सबसे पहला वर्ड समझना जरूरी है जिसको अभी अभी डाक किया, हेमीकॉर्डेटा। क्या बोला? हेमीकॉर्डेटा। हेमीकॉर्डेटा को समझने के लिए मैं तुम्हें एक वर्ड बोलता हूँ, हेमिस्फेयर। हेमी मतलब आधा और स्फेयर मतलब इस तरीके से स्फेयर। तो हेमिस्फेयर क्या होता है? हमें मालूम है हेमिस्फेयर हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है, अगर आप स्फेयर को आधा कर दो तो हेमिस्फेयर बन जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास एक फाइलम साइंटिस्ट ने ढूंढा और ढूंढने के बाद उनको उस फाइलम के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया जो स्ट्रक्चर ना नोटोकॉर्ड से मिलता जुलता था। समझे मेरी बात? वो स्ट्रक्चर किससे मिलता जुलता था? नोटोकॉर्ड से। तो साइंटिस्ट ने सोचा यार नोटोकॉर्ड से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, इस ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड तो है ही है, तो क्या ये ऑर्गेनिज्म कॉर्डेट्स में डाला जा सकता है? डाल दिया। तो अर्लियर इन द इनिशियली इसको कॉर्डेट के अंदर डाल दिया गया, कॉर्डेटा के अंदर डाल दिया गया, लेकिन जैसे जैसे स्टडीज बेटा और एक्सटेंसिव हुई और डिटेल में गई तो हमें एक चीज मालूम लगी। और हमें क्या मालूम लगा? कि इस ऑर्गेनिज्म को जिसको हम हेमीकॉर्डेटा बोल रहे हैं वो असलियत में कॉर्डेट है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस स्ट्रक्चर को इस फाइलम में नोटोकॉर्ड समझा गया वो नोटोकॉर्ड ना निकला। समझे मेरी बात? क्या बोल रहा हूं मैं? हेमीकॉर्डेटा में एक नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर दिखा, जैसा याद रखना, नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर दिखा, लेकिन स्टडीज हुई तो पता लगा कि नोटोकॉर्ड नहीं है, ये कुछ और है। समझे? इसलिए इसको कॉर्डेटा से निकाल के वापस अलग नॉन कॉर्डेट ग्रुप में डाल दिया गया और इसके लिए एक सेपरेट फाइलम की तरह एस्टैब्लिश कर दिया गया। यहाँ पे क्या कहता हूँ? इनिशियली इट वाज अ सब फाइलम अंडर कॉर्डेटा बट लेटर इट वाज टेकन आउट ऑफ द कॉर्डेटा एंड प्लेस्ड सेपरेटली एज अ सेपरेट फाइलम। क्लियर है ये वाली बात? बहुत बढ़िया बेटा। ये कनेक्टिंग लिंक है और कनेक्टिंग लिंक किस किस के बीच में? अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट। किसके बीच में? नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर है हेमीकॉर्डेटा, ये हेमीकॉर्डेट है, तो इसके अंदर कुछ नॉन कॉर्डेट के फीचर्स होंगे और कुछ कॉर्डेट के फीचर्स भी होंगे। कुछ कॉर्डेट जैसे फीचर्स दिखते हैं, तो इसीलिए इसको हम टर्म करते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। क्लियर हुई बेटा? शरीर ये वॉर्म लाइक होते हैं। अगर हम इनका शरीर देखें तो ये शरीर ऐसे दिखते हैं जैसे कीड़े से होते हैं। एक्चुअली इन जानवरों की आदत क्या है? ये हेमीकॉर्डेटा जो होते हैं बेटा, इन जानवरों की आदत क्या है? ये जमीन में ना सी फ्लोर में, समुद्र में, जमीन के नीचे गड्ढे बना के रहते हैं। इस तरीके से क्या करेंगे? ये समुद्र के तल पे इस तरीके से एकदम समुद्र के लेवल पे नीचे जमीन पे वहां पे गड्ढे बनाएंगे। गड्ढा मतलब इस तरीके से एक बरो बनाएंगे और वहां पे उन गड्ढों के अंदर इस तरीके से, देखो ये गड्ढा दिखा दिया मैंने आपको बना हुआ, इसके अंदर ये वॉर्म इस तरीके से बैठा होता है। समझे? पहली बात वॉर्म लाइक है। वॉर्म लाइक है मतलब देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे बड़ा सा कीड़ा है, बट ये कीड़ा नहीं है बेटा। कीड़े आर्थ्रोपोडा में मिलते हैं। दिस इज नॉट अ कीड़ा बट इट अपीयर्स लाइक वन। इट इज अ वॉर्म लाइक ऑर्गेनिज्म। ये एक अक्सर कॉमन वर्ड होता है जो इसके लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ तक बेटा हेमीकॉर्डेटा की बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर हुई। अब कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स ये दोनों भी समझ आ गया। तो लेट्स गेट इनटू डिटेल्स एंड स्टडी व्हाट डज द एनसीईआरटी वांट टू टेल अस। ध्यान से, हेमीकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा। यानी फाइलम कॉर्डेटा के अंदर डाल रखा था पहले, लेकिन बाद में निकाल लिया गया। बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा। अब क्लियर हुई बेटा? आपको यहाँ पे वर्ड नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा भी तो वर्ड क्लियर हुआ। क्यों कॉर्डेटा को कॉर्डेटा कहते हैं और क्यों नॉन कॉर्डेटा को नॉन कॉर्डेटा कहते हैं? क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। Hemichordata have a rudimentary structure in the collar region called as stomochord.
रूडिमेंट्री एक काफी कॉमनली यूज हुआ हुआ वर्ड है। तो रूडिमेंट्री का क्या होता है? अंडर डेवलप्ड। अंडर डेवलप्ड का मतलब क्या होगा? कोई चीज विच इज नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड। तो उस चीज को बेटा आप क्या टर्म करोगे? अंडर डेवलप्ड। कहानी क्लियर हुई? तो ये जो हमारे पास हेमिकॉर्डेटा है, ये हेमिकॉर्डेटा के शरीर में बेटा 3 रीजन्स होते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। क्लियर हुआ? तो ये जो हेमिकॉर्डेटा है, इसके पास एक अंडर डेवलप्ड स्ट्रक्चर होता है कॉलर रीजन में। कौन से? इस रीजन में। इस रीजन से थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड करता है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो आपको रेड कलर से यहाँ दिखाई दे रहा है, ऐसे अंडर डेवलप्ड, कम डेवलप्ड, नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड कॉल स्ट्रक्चर है। हेमिकॉर्डेटा पर रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन दी कॉलर रीजन कॉल्ड, ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या टर्म करते हैं? क्या नाम दिया बेटा उस स्ट्रक्चर का हमने? स्टोमोकॉर्ड। और ये अपने को कहाँ मिला है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? इनसाइड दी कॉलर रीजन। ध्यान से पूरी लाइन में पढ़ रहा हूँ। Hemichordata has an undeveloped structure in the collar region called stomochord, a structure similar to notochord. आपको याद आई? यही तो मैं आपको कहानी समझा रहा था कि ये स्टोमोकॉर्ड जो स्ट्रक्चर है कॉलर और हेड रीजन यानी कॉलर और प्रोबोसिस एरिया में मिलता है, और इसी को देख के साइंटिस्ट को लगा कि ये नोटोकॉर्ड जैसा है, लेकिन है नहीं। इट इज सिमिलर टू नोटोकॉर्ड बट इट इज नॉट लाइक और इट इज नॉट नोटोकॉर्ड। समझे? The phylum consists of small group of worm-like marine animals with organ system level of organization। एक लाइन और देखो कितने क्वेश्चन। worm-like animals बिल्कुल ठीक, मरीन एनिमल्स यानी साफ पानी में बिल्कुल भी नहीं मिलते। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इनका? ऑर्गन सिस्टम, ये तो अपने को आता ही है। बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। जर्मलेट्स कैसी हैं बेटा इनके पास? ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीलोमेट। मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ कि इनके अंदर सीलोम कैसा है, शाइजो या एंटेरोसीलोम? तो इनके पास कौन सा सीलोम मिलता है? एंटेरोसीलोम। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल, एक सिलेंडर की तरह, एक प्रॉपर एक सिलेंडर की तरह है, एंड इज कंपोज्ड ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस, अ कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक। आप यहाँ देख सकते हो बॉडी में आपको एक एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर और ये पूरा का पूरा इस तरीके से यहाँ पे एक ट्रंक। बेटा यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी है वहाँ पे इस वाले पोर्शन को कॉलर कह दिया गया था, बट इसको आप इम्प्रूव ठीक कीजिए। कॉलर ये वाला पोर्शन होगा, समझे? प्रोबोसिस ये वाला पोर्शन होगा और ट्रंक यहाँ से इसको मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे ये 2-3 चीज़ें बेटा मैंने लिखी हुई हैं, इनको आप अपने जितने भी डायग्राम्स हैं अपडेट कर लीजिए। The body is cylindrical and composed of an anterior proboscis, collar and a long trunk। Clear हुआ? The circulatory system is of open type। और यहाँ पे एक क्वेश्चन, अभी तक नॉन कॉर्डेटा में सिर्फ बेटा ये ही है एनेलिडा जहां पर आपको मिलेगा क्लोज्ड, ठीक है, और बाकी सब में आपको कैसा मिलता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इनफैक्ट यहाँ पर भी सिस्टम कैसा है? ओपन। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स। यहाँ पर इस रीजन में यहाँ पे ऐसे ऐसे गिल पोर्स होते हैं जिसके थ्रू रेस्पिरेशन चलती है। क्लियर हुआ? इन गिल पोर्स के थ्रू। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज अ प्रोबोसिस ग्लैंड। ये प्रोबोसिस स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे आपके पास एक एक्सक्रीशन के लिए स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड। सेक्सेस आर सेपरेट, डायोसिस है। फर्टिलाइजेशन कैसी है? एक्सटर्नल। डेवलपमेंट कैसी है? इनडायरेक्ट। बेटा आपके लिए होमवर्क है, आप लोग सबके सब एक चार्ट बनाएंगे जिसमें एक तरफ सारे के सारे फाइलम का नाम लिखा होगा, इनकी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, इंटरनल और डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसका पूरा का पूरा चार्ट बनाएंगे। जहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी वहाँ पे आप लार्वा का लिखेंगे। अगर आपके पास एक पैनल के अंदर ये लिखा होगा आपको दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन का जो फिनोमिना है ना बेटा, ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता, किसी में एक्सटर्नल होती है किसी में इंटरनल होती है, इसीलिए आपको इसका एक अलग से चार्ट बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपको याद नहीं होगा। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल बेलेनोग्लॉसिस एंड सैकोग्लॉसिस, इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं। तो आइए पहुंचते हैं वापस हम अपने उन्हीं मज़ेदार एकदम फर्स्ट क्लास नोट्स पे और देखते हैं कि हम सीखना क्या चाहते हैं। हैबिट है बेटा इनका फॉसोरियल। कौन सी हैबिट है? फॉसोरियल। तो आइए अब आपको मैं फॉसोरियल का मतलब समझाता हूँ। अगर वर्ड है फॉसोरियल, तो फॉसोरियल वर्ड का मतलब है ऑर्गेनिज्म which lives in burrows। burrows का मतलब क्या होता है? गड्ढा। अब गड्ढे को हिंदी में अपने आप लिख लो कैसे होता है, मैं तो इंग्लिश में लिखूंगा। जो ऑर्गेनिज्म किसके अंदर रहता है? बरो के अंदर। बरो का मतलब क्या होता है? गड्ढा। कहानी क्लियर? तो ये ऑर्गेनिज्म तुम्हें दिखाया ना, जैसे वॉर्म लाइक ऑर्गेनिज्म है और इसे जमीन के नीचे गड्ढा बनाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे रहेंगे, तो गड्ढे के अंदर रहते हैं, ठीक है। वॉर्म लाइक ऑर्गेनिज्म है और गड्ढा बना के रहते हैं।
तो हैबिट तो बेटा आपको समझ आई। ओके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, ऑर्गन सिस्टम, इसमें कोई डाउट ना ही है ना ही होनी चाहिए। तीसरा न्यूट्रिशन, सीलियरी फीडर्स। अब ये सीलियरी फीडर्स क्या होते हैं, इस बात को समझने के लिए एक बढ़िया सा मैं एक बात बताता हूँ। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, क्या कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड जो इनकमिंग फूड है, जो फूड आ रहा है उसको फिल्टर करेगा विद दी सीलिया, सीलिया की मदद से उसको फिल्टर करेगा, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, सीलियरी फीडर्स। समझे मेरी बात? अगर नहीं तो यहाँ पे ये डायग्राम देखो। इस डायग्राम के अंदर बेटा आपको कुछ कहीं पर आपको इस तरीके से यहाँ पे माउथ दिखाई दे रहा है। यस, ये आगे का पूरा पोर्शन, ये क्या है बेटा, प्रोबोसिस। तो अब देखो ये ऑर्गेनिज्म ऐसे आगे बढ़ रहा है, जब ये ऑर्गेनिज्म आगे की तरफ जाएगा, इस तरफ आगे की तरफ जाएगा, तो मैं आपको ना एक छोटी सी ना लाइन बना के दिखाता हूँ कि पानी का फ्लो कैसे होगा। पानी का फ्लो इस तरीके से होगा, ये पानी बह रहा है और पानी क्या इसके यहाँ से अंदर जाएगा। देखो इस एरो को देखना, पानी यहाँ से अंदर जाएगा। मैं एरो को थोड़ा मोटा डार्क कलर कर देता हूँ। क्या हो गया, एक सेकेंड रुको। क्या पानी यहाँ से इस तरीके से अंदर जाएगा? ये वाला पोर्शन क्या है बेटा, माउथ। क्या पानी यहाँ से अंदर जाएगा? यस। एक्चुअली क्या है, ये वाला जो रीजन है ना बेटा, यहाँ पर आपको इस तरीके से सीलिया मिलता है। ये सीलिया क्या करता है, इस तरीके से बीट करेगा कि पानी का बहाव इधर से माउथ के अंदर जाए, और आते हुए खाने को, पहली बात सीलिया की मदद से पानी को अपने माउथ की तरफ डायरेक्शन देगा, और आते हुए खाने को क्या करेगा, फिल्टर करेगा। इसीलिए इन ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, सीलियरी फीडर्स। क्लियर हुआ? बहुत बड़े। बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है बेटा, इसमें तो कोई डाउट हो ही नहीं सकती। सिमेट्री कैसी है, बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री तो आप समझते हो, सिमेट्री जिसमें बॉडी को दो हिस्सों में सिर्फ एक ही प्लेन से काटा जा सकता है। जर्म लेयर्स बेटा, यहाँ पे 3 जर्म लेयर्स हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू कहाँ से हुआ है, मैं बार बार बोल चुका हूँ। ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू कहाँ से हुआ था, प्लेटिहेल्मिन्थेस से, याद रखना। सीलोम बेटा कैसा है, एंटेरोसीलोम। याद रखना, शाइजो में आम आता है और उसके बाद वाले सारे के सारे एंटेरोसीलोम। हैबिटेट एक्सक्लूसिवली मरीन, फ्रेश वाटर में तो यानी मिलता ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ समुद्री इलाकों में मिलता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो बेटा हमने पढ़ा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर हम बात करें एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी कहता है बॉडी को 3 हिस्सों में बांट दिया गया, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ठीक, 3 हिस्से थे। अब इन तीनों हिस्सों का बेटा फंक्शन क्या है, ये हमारे लिए जानना थोड़ा जरूरी है। अगर तुम अपने आप में एक हेमिकॉर्डेटा होते तो तुम्हें जमीन में गड्ढा बना के रहना है, क्योंकि फोसोरियल हैबिट है ना भैया। फोसोरियल हैबिट है, इसका मतलब एक ऐसा मोड ऑफ लाइफ जिसमें तुम गड्ढा बना के रहोगे। तो अगर आपको जमीन में गड्ढा बना के रहना है तो गड्ढा खोदना भी तो है, वो बरो, यू नीड टू डिग दैट बरो, इजंट इट। तो इसीलिए शरीर में जो ये प्रोबोसिस होता है ना बेटा, अगला हिस्सा, दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प्स दिस ऑर्गेनिज्म टू डिग द बरो इनसाइड द जमीन। यहाँ से खोदा और मिट्टी बाहर निकाली, खोदा और मिट्टी बाहर निकाली, ताकि वो बरो के अंदर जाके रह सके। अब यहाँ पे देख सकते हो शरीर के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे बेटा जो स्ट्रक्चर बनाया, इस स्ट्रक्चर में आगे वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा प्रोबोसिस है। समझे, प्रोबोसिस ये वाला स्ट्रक्चर। तो बेटा चलो तो मैं दिखा देता हूँ कि प्रोबोसिस में क्या क्या होता है। प्रोबोसिस में किडनी मिल जाती है, ये आपके पास एक्सक्रीटरी ग्लैंड होता है जिसको किडनी के अलावा प्रोबोसिस ग्लैंड भी कहते हैं। आपको प्रोबोसिस में हार्ट भी मिलता है, और प्रोबोसिस में थोड़ा सा एक्सटेंड होता हुआ स्टोमोकॉर्ड में मिलता है। ये क्या मैं आपको बात बता चुका हूँ, अभी हमने स्टोमोकॉर्ड की बात करी थी। एक नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर। बेटा येलो कलर का जो ये स्टोमोकॉर्ड है, मेनली कहाँ से आया, कॉलर वाले रीजन से है ना। तो एनसीईआरटी इसलिए कहती है कि कॉलर वाला रीजन जो बेसिकली सपोर्ट के लिए स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से स्टोमोकॉर्ड स्टार्ट होती है और थोड़ी सी आगे तक एक्सटेंड करती है, और ये स्टोमोकॉर्ड प्रोबोसिस को हेल्प करती है ताकि हम गड्ढा खोद सकें। कहानी क्लियर हुई, कोई डाउट नहीं बेटा। कॉलर के बाद आखिरी वाला जो मेन बॉडी का पार्ट होता है, इसको हम ट्रंक कहते हैं। और इसी रीजन में आपको यहाँ पे क्या मिल जाते हैं, गिल स्लिट्स। आपको दिख रहे हैं यहाँ पे गड्ढे, ये गड्ढे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये गिल स्लिट्स हैं, ये गड्ढे हैं जिसके थ्रू सांस ली जाती है। तो हमने कहा बॉडी को 3 हिस्सों में बांटो,
प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक। प्रोबोसिस जो गड्ढा काम करने में मदद करेगा, कॉलर जो सपोर्ट करेगा, और ट्रंक जो बॉडी की मूवमेंट और सांस लेना इन सब चीज़ों में मदद करता है। अगर क्वेश्चन मैं पूछूं बेटा कि स्टोमोकॉर्ड कहाँ पर है, तो स्टोमोकॉर्ड कॉलर और प्रोबोसिस दोनों में। कहाँ से स्टार्ट हुआ, मेन जगह कौन सी है, तो आंसर होगा कॉलर। ठीक है बेटा। अब लास्ट चीज इस एरिया की फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी बेटा याद करनी है, सिंपल सी बात है। डाइजेशन को देखो, डाइजेशन करना है, ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम है तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, सीलियरी फीडर्स है, कहानी क्लियर हुई। और यहाँ पे बहुत ही और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो ऑर्गेनिज्म है, इन ऑर्गेनिज्म में मोस्ट ऑफ दी, ये पूरा का पूरा फाइलम है, इसमें मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिजम्स की शरीर यू शेप का होता है। कैसा शेप का होता है, यू शेप का, इस तरीके से। तभी आपने एनसीईआरटी का जो फोटो देखा है, स्ट्रक्चर देखा है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रखी है ना बेटा, ऐसे स्ट्रक्चर बना रखा है एनसीईआरटी ने। तो ये आपको कौन सी शेप दिखाई दे रही है, यू शेप दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, मेजॉरिटी ऑफ देम हैव अ यू शेप डाइजेस्टिव सिस्टम, हेंस इनकी बॉडी कैसी शेप की होती है, यू शेप। हाँ बिल्कुल, कुछ स्ट्रेट्स भी हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी किस तरीके से होते हैं बेटा, यू शेप के। क्लियर हुआ? डाइजेस्टिव सिस्टम में तो कोई डाउट नहीं। आगे देखते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए बेटा गिल्स थी, ठीक है नहीं? अगर आपके पास गिल्स थी तो गिल्स कौन से वाले रीजन में थी, अभी आपने यहाँ पर देखा, इधर देखो गिल, आपको यहाँ पे गिल पोर्स दिखाई दे रहे हैं एनसीईआरटी का डायग्राम। बेटा ट्रंक यहाँ से शुरू हो जाता है, यहाँ तक चलता है पूरा का पूरा ट्रंक। तो ये गिल पोर्स जो हैं वो किस रीजन में दिखाई दे रहे हैं अपने को, ट्रंक रीजन में दिखाई दे रहे हैं। क्या आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, ये ट्रंक बेटा ये वाला रीजन है, और आपको यहाँ पे गिल स्लिट्स दिखाई दे रही है। हुआ क्लियर? बहुत बढ़िया। तो रेस्पिरेशन गिल्स और बॉडी सरफेस भी कर सकता है। इनका जो ब्लड पिगमेंट होता है, अक्सर इनका ब्लड होता है कलरलेस, बट सम यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स में ब्लड पिगमेंट भी मिलेगा, बहुत कम अमाउंट। और ब्लड पिगमेंट बेसिकली इनका ब्लड है कलरलेस, लेकिन इनके अंदर ब्लड पिगमेंट मिल रहा है, और उसके बावजूद भी पिगमेंट इतना कम है कि ब्लड आपके पास कलरलेस है। समझे? नेक्स्ट, सर्कुलेशन एनसीईआरटी ने बोला ओपन है, कलरलेस ब्लड है, और इनका हार्ट कैसा है बेटा, डॉर्सल। कैसा हार्ट है, डॉर्सल। क्वेश्चन, आप लोग ह्यूमंस यानी कॉर्डेट्स हैं, आपका हार्ट वेंट्रल होता है या डॉर्सल? आपकी पीठ में है कि छाती में? हार्ट छाती में है ना, और फेस की तरफ है ना, तो बॉडी के एंटीरियर साइड में क्या पोस्टीरियर साइड में? एंटीरियर मतलब अगले हिस्से में है ना, बॉडी के वेंट्रल हिस्से में है ना। तो कॉर्डेट्स का जो बेटा हार्ट होता है वो हमारे वेंट्रल हिस्से में होता है, और जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनका हार्ट कहाँ होता है, डॉर्सल हिस्से में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैसा हार्ट है, डॉर्सल हार्ट। क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। एक्सक्रीशन, बेटा एक्सक्रीशन के लिए अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बोला था ना, किडनीज, और किडनीज को हम क्या बोल सकते थे, प्रोबोसिस ग्लैंड, और उसको एक और वर्ड बोल सकते हैं, ग्लोमेरुलस। क्या हमारे ह्यूमन शरीर की किडनी में ग्लोमेरुलस मिलता है? हाँ, और वहीं से नाम हमने किडनी बोल दो, चाहे ग्लोमेरुलस बोल दो, चाहे प्रोबोसिस ग्लैंड, एक ही बात हुई। और कहाँ पर होगा, प्रोबोसिस पार्ट, जो सबसे अगला हिस्सा होता है वहाँ होता है। क्योंकि ये पानी में रहने वाले होते हैं, तो ऑर्गेनिज्म कैसे हैं बेटा, अमोनोटेलिक, अमोनिया करते हैं एक्सक्रीट, तो अमोनोटेलिक हुए। बेटा स्केलेटल सिस्टम के नाम पे इनके पास कोई भी बॉडी में स्केलेटन नहीं होता, बॉडी में सिर्फ और सिर्फ मसल्स हैं। और तुम याद करो, कॉलर से निकलता है एक स्ट्रॉन्ग सा स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं स्टोमोकॉर्ड, जो प्रोबोसिस तक जाता था, और यही बॉडी को एक रिजिडिटी प्रोवाइड करता था, जाके जिसकी मर्जी से आप गड्ढे खोद सके, राइट। तो यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर है वो है स्टोमोकॉर्ड, वो टेक्निकली स्केलेटल सिस्टम का एक पार्ट माना जा सकता है। और इस स्टोमोकॉर्ड को घर पे बोलते हैं बकल डाइवर्टिक्यूलम। क्या बोलते हैं, बकल डाइवर्टिक्यूलम। समझे मेरी बात? क्या बोला बेटा, बकल डाइवर्टिक्यूलम। इस वर्ड को अगर आप समझ ले तो आपको रटने में दिक्कत नहीं होगी। बताऊं कैसे? देखो इस डायग्राम को, स्टोमोकॉर्ड, स्टोमोकॉर्ड क्या माउथ के आसपास निकलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ से स्टोमोकॉर्ड शुरू हुआ, यहाँ माउथ के आसपास है, माउथ हेयर है ना बेटा। माउथ के लिए वर्ड बकल कैविटी यूज कर सकते हैं, यस। तो माउथ से थोड़ा सा डाइवर्ट होते हुए साइड में जा रहा है, माउथ के थोड़ा सा डाइवर्ट होके थोड़ा सा साइड में होके हुए जा रहा है आगे, तो इसलिए माउथ बकल डाइवर्ट होके जा रहा है, तो इसलिए क्या बोल दिया इसको, बकल डाइवर्टिक्यूलम। तुम्हें एक बढ़िया सी बात बता दूं बेटा, अगर बायो को तुम लोगों ने वर्ड टू वर्ड अगर तोड़ना और ऐसे पढ़ना शुरू कर दिया, तुम्हारी बायो को लेके इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रैस्प होगी कि बाय चांस पेपर में अगर कोई भी ऐसा वर्ड आ गया जो सिलेबस से है बाहर, उस वर्ड का भी तुम मतलब निकाल पाओगे।
कहानी क्लियर हो रही है? जैसे अगर मैं तुम्हें वर्ड बोलता हूँ, ये तुम्हारा होमवर्क है, रिफ्लक्स ओइसोफेजाइटिस, ये वर्ड है। ये वर्ड का मीनिंग नहीं बताऊंगा, खुद ब खुद इसका मीनिंग निकालो। अगर मीनिंग नहीं समझ आता है तो हम इसको डिस्कस भी करेंगे, बट इफेक्टिवली नेट पे भी इसका आराम से मीनिंग निकल जाएगा, रिफ्लक्स ओइसोफेजाइटिस। लेकिन मीनिंग नेट पे देखने से पहले और एक दूसरे से बात करने से पहले खुद ब खुद निकालने की कोशिश करना। अगर करोगे, आई प्रॉमिस, ऐसे ऐसे पढ़ते जाना मेरे साथ ना बेटा, मैं तुम्हें ना बायो सोचना सिखा दूँ, बायो को समझना सिखा दूंगा। अगर मेरे साथ बायो तुमने समझ ली तो तुम्हें रटने की ज़रूरत बहुत कम होगी, क्योंकि बायो है समझना। अक्सर पूरा ना बेटा पेपर नीट का जो है वो सारा का सारा कंटेंट, मतलब ऐसा कहूँगा कि नीट का पेपर अगर बच्चे को कंसेप्ट पे बहुत अच्छा ग्रैस्प है, बहुत अच्छा ग्रैस्प है, अगर बच्चे को कंसेप्ट समझ आ गया, उसको चाहे सारी की सारी बातें याद ना, वो तब भी आराम से 280 टच कर लेगा। क्योंकि जो एक्स्ट्रा मार्क्स वगैरह होते हैं ना बेटा, वो मार्क्स तो आपके कंटेंट से आते ही आते हैं। कंटेंट तो याद करना ही पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बायो में चीज़ें रटनी पड़ेगी, कोई दो राय नहीं। एक तो रटने का तरीका तुम्हें समझाऊंगा, रटने के तरीके सारे के सारे तुम्हें बताऊंगा, और कमाल की बात यह है कि सबसे पहले चीज़ों को तोड़ के अगर समझना तुम सीख गए, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो अभी वापस आते हैं बक्कल डाइवर्टिकुलम, समझ गए? नर्वस सिस्टम, जैसे बाकी नॉन कॉर्डेट्स का अंडर डेवलप्ड सा नर्वस सिस्टम है, वैसे यहाँ पर नर्वस सिस्टम होगा। और जो इंपॉर्टेंट है बेटा यहाँ पे रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल यानी एक ही सेक्स है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, मैं आपको पढ़ा दिया था। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ये भी एनसीईआरटी में पढ़ लिया था। और यहाँ पे लार्वा का नाम क्या है? टॉर्नेरिया लार्वा। क्या नाम है? टॉर्नेरिया लार्वा। तो यहाँ तक तो बेटा ये पूरी की पूरी गेम चली। इसके बाद फाइनली यहाँ पे इसके दो एग्जांपल्स हैं, बेलेनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस, टंग वर्म एंड एकॉर्न वर्म। ये बेसिकली बेलेनोग्लॉसस को हम टंग वर्म, एकॉर्न वर्म कहते हैं, दूसरा सैकोग्लॉसस। तो ये पूरा का पूरा आपके लिए था हेमिकॉर्डेटा, एक छोटू सा, एक बहुत ही स्मॉल सा फाइलम, जहाँ से क्वेश्चंस 2 या 3 ही बनते हैं। स्टोमागॉड को लेके क्वेश्चन बन जाते हैं, कनेक्टिंग लिंक को लेके क्वेश्चन बन जाते हैं, फॉसोरियल हैबिट, यू शेप, वर्म लाइक एनिमल्स, या फिर इसके एग्जाम्पल्स। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस नहीं होते। तो यहाँ तक था बेटा आज का लेक्चर। होप तो क्या आपको पक्का समझ आया, आपको याद भी मेजॉरिटली हो ही गया है। बढ़िया से तुम अपने बायो पढ़ रहे हो, तो शाबाश बेटा, लगे रहो, खूब मेहनत करो। थैंक यू।